अब हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया है। अब हम 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइज़ेशन देखेंगे जो हर ऑर्गेनाइज़ेशन में एग्ज़िस्ट करते हैं। हर ऑर्गेनाइज़ेशन में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन देखने को मिलेगा। आप लोगों को अभी जब मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँगी तो आप लोगों को ये चीज़ महसूस भी होगी कि हाँ, आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के ऑर्गेनाइज़ेशन अपने स्कूल में देखे होंगे, क्योंकि अभी तो मैं यही बोलूँगी कि आप एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हुए हो जो आपका स्कूल है। तो अपने जनरल लाइफ से जब आप बिज़नेस को थोड़ा-सा कनेक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कितना ईज़ी है बिज़नेस को पढ़ना। इसलिए मैं थोड़े से नॉर्मल लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स देती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के एग्ज़ाम्पल इसलिए नहीं देती क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को नहीं देखा है। तो इसलिए मैं आपको आपकी लाइफ से जुड़े हुए ही जो इंसिडेंट्स हैं, उन्हीं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ईज़िली कांसेप्ट को समझ लें। तो देखो, अब फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशंस क्या होते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे अथॉरिटी से जनरेट होता है। अब मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, तो मेरे पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं और उससे जुड़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब मैं आपके सामने आऊँगी, क्लास में आकर आपको पढ़ा रही होंगी, तो वो एक मेरा फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन है आपके साथ, जहाँ पर आप स्कूल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनके साथ डील करते हुए ही, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए मैं आपके साथ डील कर रही हूँ। लाइकवाइज़ आप भी अगर मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कर रहे हो। अब जैसे कि किसी भी स्कूल के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक चेन को फॉलो करते हो। आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को अपने टीचर को बताते हो, सब्जेक्ट टीचर हो, क्लास टीचर हो। उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, जो क्लास टीचर तक या सब्जेक्ट टीचर तक नहीं रुकने वाली है, तो हम अपने इंचार्जेस को बताते हैं। इंचार्जेस आगे सपोज़ करो कि पहले वाइस प्रिंसिपल को बताते हैं, फिर प्रिंसिपल तक जाते हैं, यानी कि एक चेन ऑफ कमांड है ये। डायरेक्टली हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जाते हैं, हम एक चेन को फॉलो करते हुए जाते हैं। कुछ अथॉरिटीज़ हैं, उनको क्लियर करते हुए जाते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन है क्योंकि यहाँ हम एक रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें कि सपोज़ जब हम आप लोगों के साथ पिकनिक जाते हैं, या फिर कई बार होता है ना, स्कूल्स में मूवीज़ वगैरह भी दिखाने के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं, या जब आपकी जैसे फेयरवेल पार्टी भी ऑर्गेनाइज होती है, तो उस टाइम पर थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ इनफॉर्मल हो जाते हैं। इनफॉर्मल मीन्स कि कोई रूल्स और रेगुलेशंस, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, होते हैं। बट वहाँ पे थोड़ा-सा हम क्या करते हैं कि आपकी जो सोशल नीड्स, जो आपकी बात आप फॉर्मल में नहीं कह पा रहे हो, वो वहाँ आकर आप कह सकते हो। वहाँ पर हम आपके लिए एक फिलॉसफर, एक फ्रेंड की तरह भी आपके साथ रहते हैं ताकि आप अपनी बात को हम तक पहुँचा सको। तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होते हैं। अब इसी का एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ऑर्गेनाइज़ेशन से दूँ तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को, कि सपोज़ करो कि 2 फ्रेंड हैं, ठीक है? वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन में एक साथ काम करते हैं। पर उसमें से एक फ्रेंड जो है, वो सपोज़ करो कि उस कंपनी का सीईओ है, लेकिन जो दूसरा फ्रेंड है वो मिडल लेवल पे जस्ट एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है। तो वहाँ तो वो एक दूसरे को सर कह के ही, जो भाई डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा वो अपने सीईओ को सर ही कहेगा और डायरेक्टली उनसे बात भी नहीं कर पाता होगा। तो और वहाँ पर वो एक रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन वही जब बाहर निकलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, संडे को क्रिकेट मैच के लिए मिलते हैं या मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वही सीईओ के कंधे पे हाथ रख के कहता है, और भाई तेरा क्या हाल है, और तू बहुत बढ़िया एकदम, ऑफिस में तो तू बहुत इतरा इतरा के चलता है। तो इस तरीके से इनफॉर्मल हो जाते हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल बातों को ही डिस्कस करते हैं, वहाँ वो ऑफिस की बातें भी डिस्कस करते होंगे। कई बार सीईओ वाले फ्रेंड को कुछ ओपिनियन जानना होगा अपने डिपार्टमेंटल वाले फ्रेंड का, तो वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करता होगा ताकि फीडबैक मिल सके। तो इस तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसीजंस को लेने के लिए। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से है जो डिज़ाइन किया गया है मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि किसी एक टास्क को परफॉर्म किया जा सके। देखो, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरीके से फ्रीली ही बात करते रहेंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रूल्स होने ज़रूरी है। फीचर्स क्या हैं इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बहुत सारे जॉब पोजीशंस को स्पेसिफाई करता है, नेचर बताता है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, मतलब कि कौन किसका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है। रूल्स और प्रोसीजर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके।
जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है, इंटरलिंक्ड किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब उन्हें एक साथ लाया जाता है। ये डेलिबरेटली, यानी कि अपनी इच्छा से टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे बनाता है, और यहाँ पर काम के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पे इतना फोकस नहीं होता। मतलब आपसी संबंध हमें अच्छे करने या नहीं करने उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, काम हो रहा है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्योरली मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाने वाला रूल्स और रेगुलेशन से बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। एडवांटेज क्या है? यहाँ पर हम अमेरिका, स्विट्जरलैंड और यूएई की सैर करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ की सैर करते हैं? अमेरिका, स्विट्जरलैंड और यूएई। अमेरिका, अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। एस, स्टेबिलिटी। यू, यूनिटी ऑफ कमांड। ए, accomplishment of goals, और ई, easier to fix responsibility। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूएई जाओ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, और कहाँ आसान है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं देखूं कि आपको याद है या नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स क्लियरली डिफाइंड है। अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर मेंबर को पता है कि उसे क्या करना है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? एक सबॉर्डिनेट का एक काम से रिलेटेड एक ही बॉस हो, उसे दो अलग अलग जगह से जो है कमांड या इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। इसको हम चैप्टर नंबर 2 में और बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, यहाँ पर क्योंकि भाई फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है, बनाया ही इसलिए ऑर्गेनाइजेशन है ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। स्टेबिलिटी है यहाँ पर क्योंकि बिहेवियर्स प्रिडिक्ट करना आसान है। सपोज करो आपके उसी सीईओ वाले फ्रेंड ने आपको सबके सामने डांट दिया है जस्ट बिकॉज आपने टास्क अचीव नहीं किया, तो वहाँ आप पलट कर उसको वो अच्छे वाले शब्द नहीं कह सकते जो आप इनफॉर्मल में कह देते हो ना एक दूसरे को अपने मन ही मन में, तो कह दोगे लेकिन सामने से नहीं कह सकते। आपका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप गुस्सा भी अपने फेस पे नहीं दिखा सकते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वही चीज़ अगर इनफॉर्मल में हुई होती तो बस सीईओ वाले का तो हो गया था काम। बहुत सुंदर सुंदर शब्द भी उसको सुनने को मिलते और हो सकता है कि कुछ प्रसाद भी मिल जाता साथ में, है ना। तो यहाँ पर बिहेवियर प्रेडिक्ट करना आसान है। लिमिटेशन, लिमिटेशन ने कर दिया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आरआईपी। लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रेस्ट इन पीस। कैसे? प्रोसीजरल डिलेज है। अब देखो हमें, मैंने बताया ना कि एक चेन फॉलो करनी पड़ती है, तो कई बार डिलेज हो जाते हैं डिसीजन लेने में क्योंकि पूरा प्रोसेस है भाई, हमें सब कुछ वो फॉलो करके चलना है, वो कमांड को हमें फॉलो करना ही पड़ता है। जो चेन बनी हुई है कम्युनिकेशन की वो हमें फॉलो करनी ही पड़ती है। रिजिड है, आप डेविएशंस अलाउड नहीं है, पॉलिसी से हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर जो है नहीं बनाए जा सकते, उसके ऊपर फोकस ही नहीं है, काम पर ही हमारा सारा फोकस है, तो यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझना। ठीक है। उसके बाद हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल इंट्रैक्शन से बनता है। देखो वही ऑफिस के लोग जब आपस में फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, इंस्टाग्राम से कनेक्ट होते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। ऑफिस में भले एक दूसरे के बॉस हों या सुपीरियर सबॉर्डिनेट हो, पर जब वो इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हैं या फेसबुक पे चैट कर रहे हैं तो बहुत ही पर्सनल होकर वो आपस में बात करते हैं और बहुत ही रैंडम टॉक्स होती हैं। देखो जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं बनाते हैं, कोई भी किसी से कैसे भी वहाँ पर बात कर सकता है। ठीक है। और इनफॉर्मल होके ही वहाँ पर बात की जाती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंट्रैक्शन है लोगों का, जो कि एक सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क क्रिएट करता है। जैसे कि क्रिकेट मैचेस खेलना संडे को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जिस दिन छुट्टी होती है तो वहाँ पर सब लोग मिलते हैं और क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज होता है, या कोई भी किस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पर सब आपस में एक जैसे है, वहाँ पर कोई बॉस और कोई सबॉर्डिनेट जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। फीचर्स क्या हैं? ये हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकला है, वही लोग हैं जो इनफॉर्मल होकर मिल रहे हैं। बिहेवियर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। इंडिपेंडेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किसी से कैसे भी कभी भी बात कर सकता है। स्पॉन्टेनियसली, अचानक से, हम सिलेक्टिव बेसिस पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। एडवांटेज, ट्रिपल एफ। एडवांटेज क्या है? ट्रिपल एफ। एडवांटेज क्या है? ट्रिपल एफ।
faster, spread information, fulfills the social needs, fulfillment of organization objectives. अब देखो यहाँ पर ना, जैसे कि अगर मुझे कोई क्विकली डिसीजन लेना है तो उसका डिस्कशन इनफॉर्मल में कर दो कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे हमने स्प्रेड कर दिया कि भाई ये काम होना है, तो फटाफट स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्पीडली होती है, क्विकली, क्विक फीडबैक मिलता है यहाँ से हमें। सोशल नीड, कई बार क्या होता है कि ना हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, जैसे बच्चे भी कई बार डरते हैं कि क्लासरूम में नहीं बता पाते हमें कोई बात, तो कई बार जैसे कि जब से ये ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट हुआ था तो हम व्हाट्सएप पे भी बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, तो वही बात वो हमें मैसेज करके बता देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ आप नहीं कह पा रहे हो फॉर्मली, तो आपने इनफॉर्मल में हमें, अगर वो बात कोई ठीक है तो आप कह सकते हो। फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारी फॉर्मल में सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है वो हम इनफॉर्मल में कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे अचीव हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी, अगर इसका इस्तेमाल सही से किया जाए तो। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं सर। फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसएडवांटेज है सर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिसएडवांटेज हैं सर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज हैं सर। ये सर लोग ज़्यादा परेशान करते हैं ना, पर कुछ सर अच्छे भी होते हैं। फर्स्ट इज रेसिस्टेंस टू चेंज, आर के लिए है, आई है इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, और एस है स्प्रेड द रूमर्स। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए मनाही करना, अपोज करना। अब क्या होता है कि जब आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाता है ना इनफॉर्मल में, तो आप उस ग्रुप का इफेक्ट फॉर्मल में दिखाना शुरू कर देते हो। अब आपको लग रहा है कि फॉर्मल में कोई रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है आपके ऊपर, आप उसको नहीं मानना चाहते हो, तो आप क्या कर देते हो, अपना ग्रुप बना लेते हो कि ये नहीं करना है हमें। आपस में इनफॉर्मल में आपका ग्रुप बन गया, उसी चीज़ को आपने फॉर्मल में दिखाने की कोशिश करी, तो रेसिस्टेंस आने शुरू हो जाते हैं। र्यूमर्स, किसी भी बात को अगर फैलाना हो ना, तो इनफॉर्मल में फैलाया जा सकता है। आपको पता चला कि कोई बॉस है, आपने देख लिया उसे बाहर किसी भी सबॉर्डिनेट के साथ बाहर, आपने देख लिया कि उन्होंने छोड़ दिया एक दिन उसे, तो अगले दिन आकर पूरे ऑफिस में उसके चर्चे आप कर देते हो, तो यहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, कई बार आप अपने ग्रुप्स के ज़्यादा इतने अंदर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को आप भूल जाते हो। तो ये डिसएडवांटेजेस है हमारे किसकी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा फॉर्मल इनफॉर्मल, क्योंकि बहुत ईजी होता है, लास्ट टाइम हटा दिया गया था फिर ऐड हो गया है ये। तो देखो ज़रा डिफरेंस इसके बीच में, मीनिंग तो वही कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अथॉरिटी से अराइज होता है, इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स है, जो नेटवर्क क्रिएट होता है हमारा। ऑरिजिन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और पॉलिसीज से बना है, इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन से बना है। अथॉरिटी, फॉर्मल में जैसी पोजीशन वैसी अथॉरिटी, इनफॉर्मल में पर्सनल क्वालिटी पे, कई बार क्या होता है ना, अपने ग्रुप में भी एक बंदे को हम लीडर बना देते हैं, उसी की बात को ज़्यादा मानते हैं, तो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है। बिहेवियर, फॉर्मल में तो भाई रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपके बिहेवियर है, इनफॉर्मल में कोई बिहेवियर का पैटर्न या रिएक्ट कर सकते हो जैसे मर्जी। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल में तो स्केलर चेन है हमारी जो, उसे हम फॉलो करते हैं, इनफॉर्मल में कोई डायरेक्शन नहीं है। नेचर, फॉर्मल रिजिड है और इनफॉर्मल बिल्कुल फ्लैक्सिबल है। लीडरशिप, फॉर्मल में तो हम मैनेजर्स होते हैं कुछ, जिन्हें लीडर्स कहा जाता है। इनफॉर्मल में लीडर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो आपके ग्रुप के ऊपर है कि आप किसी को लीडर बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, और किसको बनाना है ये भी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी हद तक इस चैप्टर को कवर अभी कर लिया है। अब आते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ऐसा नहीं है कि अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर के, वो लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, स्पेशली जो लास्ट का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर डेलीगेशन भी कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों में से कोई एक कंसेप्ट तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो बहुत ध्यान से इन दोनों कंसेप्ट्स को आपने पढ़ना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ज़रा मैं वो आपको बताना चाहूँगी। दोनों कंसेप्ट ही कहते हैं, दोनों का नाम डी से ही स्टार्ट है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। जैसे कि स्कूल के अंदर एक क्लास टीचर किसी भी एक स्टूडेंट को अपना एक वर्क असाइन करता है,
सपोज मॉनिटर को या हेड बॉय या हेड गर्ल को उन्होंने एक वर्क असाइन किया, दिस इज़ डेलीगेशन। मैंने अपना रूटीन वर्क, मैंने कहा कि मेरे आने से पहले आप बच्चों के ड्रेस वगैरह चेक कर लेना, कोई भी बच्चा या मेरी एब्सेंस में आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है। तो मैंने अपने कुछ रूटीन वर्क अपने किसी एक क्लास के बच्चे को सौंप दिया है, इमीडिएट सबॉर्डिनेट, इमीडिएट मतलब मेरे से जस्ट नीचे जो मेरा सबॉर्डिनेट है, मेरे एम्प्लॉय है, मैंने उसको सौंपा। और ये सिर्फ 1 to 1 ट्रांसफ़र है, मैं और मेरा सबॉर्डिनेट, सिर्फ एक एक ही बोला ना मैंने, दिस इज़ डेलीगेशन। बट एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने टीचर्स को, सभी टीचर्स जो उनके लोअर लेवल्स पे जितने भी लोग काम करते हैं, सबसे पहले तो हम टीचर्स को, फिर जो उनसे भी लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे जो अदर वर्कर्स होते हैं स्कूल में, उनको, उन सभी को उन्होंने काम बांटा, सभी को, उस एक नहीं सभी को काम बांटा, जितने भी उनके लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे उसमें हम टीचर्स हैं या और अदर वर्कर्स हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। कहने का मतलब है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, और जो डेलीगेशन है वो एक नैरो कंसेप्ट है। डेलीगेशन के लिए बोला जाता है कि व्हेन वी डेलीगेट आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 1, एक के साथ ही हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बट व्हेन वी डिसेंट्रलाइज्ड आर ऑर्गेनाइजेशन वी मल्टीप्लाई बाय मैनी, बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़ जाते हैं। सो डेलीगेशन इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट अगर केस स्टडी में आता है तो आइडेंटिफाई करना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि ये देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी लिखा है तो कभी डेलीगेशन लिख देंगे या डिसेंट्रलाइजेशन लिख देंगे। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। डेलीगेशन सिर्फ एक ही बंदे के साथ है, सुपीरियर और उसका सबॉर्डिनेट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एक के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जितने भी लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमने उन सब में काम बांट दिया है, और उस काम से रिगार्डिंग जो अथॉरिटी है उन्हें वो भी दे दी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों दी गई है। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं। सो मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा आपको डेलीगेशन का, कि जहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को हम अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देते हैं। 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे डेलीगेशन के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो ऑर्डर कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट को, जैसे कि मेरे पास ये राइट है कि मैं आपको कमांड दे सकती हूँ, ऑर्डर दे सकती हूँ अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नहीं कि मैं कुछ भी कह दूँ आपसे, जो मेरे अथॉरिटी है जितनी, सिर्फ उतने तक का ही मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूँ। अथॉरिटी चेन ऑफ कमांड से ही निकलती है, स्केलर चेन से। ये टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, यानी कि एक सुपीरियर के पास अथॉरिटी है अपने सबॉर्डिनेट के लिए। अथॉरिटी सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, अथॉरिटी आपकी एक इंडिविजुअल का राइट है किसी को कमांड करने का, आप उतना ही कमांड कर सकते हो जितनी आपकी जॉब पोजीशन है, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है। टॉप टू बॉटम फ्लो करता है यहाँ पर ये, और सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप बताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है एक सबॉर्डिनेट की, कि जो काम उसे असाइन किया गया वो आप उसको पूरा करना है। ठीक है, यानी कि आपकी ड्यूटी है कि आपको ये काम करना है, आपके ऑब्लिगेशंस हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अराइज अथॉरिटी से ही होती है, और ये अपवर्ड फ्लो करता है, एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है, और जब एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसी के रिक्वायर्ड अथॉरिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, ये चैप्टर 2 में आपको क्लियर हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, यानी कि अब जो रिजल्ट निकला, हमने आपको अथॉरिटी भी दी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, अब फाइनली क्या हुआ है। अब जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा देखो आपको जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ो, जो बुक चाहिए वो लो, सब अथॉरिटी भी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब मार्क्स आए, अब आपसे पूछा जा रहा है, हाँ जी बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ। अब उसके जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। तो एक बार जब अथॉरिटी दे दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाती है, तो आप अकाउंटेबिलिटी से मना नहीं कर सकते। आप अपने छोटे भाई पे नहीं कह सकते कि इसको पूछो मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए, वो इसको पूछो, आपसे ही पूछा जाएगा। तो ये डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ये भी अपवर्ड फ्लो करता है, एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, पहले अथॉरिटी आती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलते ही आप अकाउंटेबिलिटी के लिए भी आप रेडी रहिए।
तीनों में डिफरेंस मीनिंग, अथॉरिटी राइट टू कमांड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस हैं उसी कमांड को फॉलो करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी उसी टास्क के लिए आंसरेबिलिटी बनती है हमारी। डेलीगेशन, अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, डेलीगेशन कहता ही है कि अथॉरिटी को डेलीगेट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं डेलीगेट किया जा सकता, मैं अपनी जिम्मेवारियां नहीं दे सकती किसी को। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ट्रांसफ़र की जा सकती है। ऑरिजिन, अथॉरिटी हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से निकलता है और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलता है। चेन है ये पूरी। फ्लो, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करता है। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारे किस चीज़ के, डेलीगेशन के। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पे। अगर ये कंसेप्ट आता है तो उसकी इम्पोर्टेंस के साथ ही आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स तो आपके आ सकते से 1 नंबर में आ गया, 3 या 4 में आ गया, लेकिन अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो इम्पोर्टेंस के साथ ही ज़्यादातर ये पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक्रोनिम बनाया है, बेस्ट फ्रेंड को करो कॉल, डीएम और ईमेल। डेलीगेशन के लिए क्या करना है, बेस्ट फ्रेंड को कॉल, डीएम और ईमेल। अब बेस्ट फ्रेंड याद कर लो, या तुम्हें कुछ और याद आ रहा हो तो तुम वो भी याद कर सकते हो, जिससे भी तुम्हें याद हो भाई तुम उससे याद कर लो। तो बेस्ट फ्रेंड को करो कॉल, डीएम और ईमेल। किस चीज़ के लिए, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए बेस्ट फ्रेंड को करो कॉल, डीएम एंड ईमेल। तो जो मैंने कैपिटल में लेटर्स लिखे हैं वही उसकी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि बी है हमारा क्या, बेटर कोऑर्डिनेशन, एफ है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, और आपका डी है यहाँ पर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और एम है यहाँ पर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, सी है यहाँ पर बेटर कोऑर्डिनेशन। आप जो पहले वाला बी है उसके लिए बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की कर सकते हो, और ई है आपका यहाँ पर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला, डेलीगेशन से मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है कैसे, जब कोई एक मैनेजर क्या करता है कि उसको टाइम मिलता है, जैसे कि हमने अपने रूटीन जॉब मैंने अपने किसी सबॉर्डिनेट को सौंप दिया, तो मेरे पास अब टाइम है, मैं क्या कर सकती हूँ, उस टाइम का इस्तेमाल कर सकती हूँ उन इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट करने में जिन पे मैं पहले कम टाइम दे पाती थी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते थे। तो जब एक मैनेजर अपने रूटीन जॉब्स अपने सबॉर्डिनेट को सौंप देता है तो उसको टाइम मिलता है कि वो नए एरियाज में भी अपनी एक्सीलेंस चेक कर सकता है। तो मैनेजमेंट ऐसे इफेक्टिव हो जाता है। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ को पावर देता है, उनको एक चांस देता है। हमने अब डेलीगेट किया ना, मैंने काम सौंपा ना अपने सबॉर्डिनेट को, तो ये उनको एक तो चांस मिलेगा कि वो अपने लेटेंट टैलेंट मतलब हिडन टैलेंट दिखा सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प मिलेगी, उनके स्किल्स बढ़ेंगे, कल को वो बेटर लीडर बन सकते हैं, फ्यूचर डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं। हम उन्हें देख के ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है। तो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। मोटिवेशन, अगर मैंने 40 बच्चों में से उठाकर किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाया होगा तो उस बच्चे को एक अलग ही फील आएगी कि दैट मीन्स मुझे उस इन 40 में से मुझे उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है। तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन फीलिंग आएगी कि मुझे ये जो काम सौंपा गया है मुझे इसे पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है, तो वो मोटिवेट होगा। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन में भी जब कोई सुपीरियर अपने किसी सबॉर्डिनेट को कोई टास्क देता है तो ये नहीं कि वो जस्ट अपना काम बांट रहा है, उसका ट्रस्ट है आपके ऊपर, वो आपको ट्रस्ट करता है इसलिए उसने वो आपको काम दिया है। तो सुपीरियर के पार्ट पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस कमिटमेंट को पूरा करे, तो वो एनकरेज्ड होते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, डेलीगेशन क्या करता है कि आपके लिए एक रेडी वर्कफोर्स तैयार करके रखता है। सपोज़ कि मैं कोई कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, आज मैं एक कोचिंग सेंटर को चला रही हूँ, अकेले रन कर रही हूँ। मैंने क्या किया, अपने साथ एक असिस्टेंट रखा और उसे डे टू डे मैं कुछ ना कुछ काम सौंपती रहती हूँ। कभी कभी अपनी क्लासेस भी मैंने उससे दिलवाई, क्योंकि वो भी उस पर्टिकुलर फील्ड में ही एडुकेटेड है। तो मैंने देखा कि डेली मैंने हफ्ते में 2 से 3 बार उससे क्लासेस दिलवाई, तो धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसके स्किल्स अपग्रेड हुए। मैंने एक अनदर लोकेशन पे एक और अपना कोचिंग सेंटर खोला, मुझे कोई एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उसको मेरी तरह ही संभाल सके, तो मेरी गाइडेंस में ही वो पर्सन असिस्ट हुआ है, तो मैं उसको वहाँ पर भेज दूंगी जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर भी वैसा ही चले जैसा मैं यहाँ चला रही हूँ।
तो यही डेलीगेशन का काम होता है कि हमारे पास ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं जो रोल प्ले करेंगे कि अगर हमें नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या एग्जिस्टिंग यूनिट्स को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमारे पास रेडी वर्कफोर्स है, जिसे हमने डे टू डे रूटीन जॉब्स असाइन करके सिखा दिया है सब कुछ। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेफिनेटली अगर हम अथॉरिटीज़ डेलीगेट नहीं करेंगे तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो डेलीगेशन की वजह से ही सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप अराइज होता है। इसी से ही डिसाइड होता है कि डिग्री और फ्लो ऑफ अथॉरिटीज़ क्या हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, तीन जो ये एलिमेंट हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये हमारी पावर, ड्यूटीज़ और आंसरेबिलिटीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है, तो उससे कोऑर्डिनेशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये थे हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, जिसमें हमने बेस्ट फ्रेंड को किया कॉल, डीएम और ईमेल, और हमें पता चल गई कि डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब है बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस वाले चैप्टर का। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। अ, ये तो नहीं मैं कहूँगी बिल्कुल प्लानिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग जैसा है, थोड़ा सा है, बट लेंदी है, बट ईजी है ना। अब तो समझ आने लगा होगा ये चैप्टर। तो चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं इसको। तो डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, पूरे पूरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने अथॉरिटी को फैला देना है, सबको बांट देना है। तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अथॉरिटीज़ बांट देते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के पास ही है सिर्फ, आप अगर एक तिनका भी हिलाओगे तो उनसे पूछ कर हिलाओगे, बिल्कुल सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके हाथों में है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके काम से रिलेटेड अथॉरिटी आपके पास है, हर आपके काम के लिए आपको बार बार जाकर नहीं पूछना है टॉप लेवल से। लेकिन अगर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में तो हर एक चीज़ के लिए पूछोगे। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज ठीक है, ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज ठीक है। तो हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं कि बैलेंस्ड होना चाहिए। कुछ चीज़ें टॉप लेवल के हाथों में ही रहें तो वो ठीक है, और कुछ चीज़ों के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दो। तो एक बैलेंस बनाकर अगर हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ठीक रहता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, ज़रूर पढ़ के जाना, ज़रूर ज़रूर। ठीक है, क्यों भाई बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टा रील देखी आपने, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पूछते हुए उनको पूछना है कि क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टाग्राम रील देखी, कितनी वायरल हो रही है। क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टाग्राम रील देखी, तो ये क्या है, क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टाग्राम रील देखी, डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस। बेस्ट फ्रेंड को करो कॉल, डीएम और ईमेल डेलीगेशन के लिए, लेकिन उससे पूछो कि क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टाग्राम रील देखी, किस चीज़ के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो क्यों मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग, बी मतलब आपने यहाँ पर क्या बताना है, बी मतलब है बेटर कंट्रोल, एफ मतलब है आपका फैसिलिटेट्स ग्रोथ, एम मतलब है मैनेजरियल टैलेंट से, और आई का मतलब है आपका इनिशिएटिव से, आर है रिलीफ से, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, और ये देखिए तो मैंने एक्स्ट्रा में डाल रखा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ना हमें आत्मनिर्भर बनाता है। क्योंकि क्या होता है कि सपोज करो कि एक दादाजी हैं, ठीक है, उनके 3-4 पोते हैं और दादाजी बहुत अमीर हैं, हमारे एमडीएच वाले दादाजी की तरह तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ लगभग वैसे सही अमीर है, उनके बहुत सारे काम है, तो 3-4 पोते हैं। अब उन्हें क्या करना था भाई, ये देखना था कि उनमें से कौन सा पोता उनका बिल्कुल बढ़िया वाला है जो उनके आगे इस बिज़नेस को बढ़ा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चारों दुकान, उनकी कोई 4 दुकान थी, उन्होंने चारों की जिम्मेवारी बागडोर एक-एक पोते के हाथ में सौंप दी और खुद चल दिए तीर्थ यात्रा पे। अब क्योंकि उन्हें जानना था कि कौन क्या कर सकता है। तो अब जब दुकान उनके हाथों में सौंप दी तो पहले-पहले दिन बहुत दिक्कत आई। भई 2 ने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि हमसे तो नहीं सँभलेगी, वो तो चले गए। 2 में अब जंग चल रही थी, कॉम्पिटिशन चल रहा था। तो पहले-पहले दिन थोड़ी बहुत दिक्कत आई, नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। फिर धीरे-धीरे जब उनके सामने प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, सोचते थे कि भई क्या करते हैं। तो एक पोता ऐसा था जो दादाजी के साथ बैठता था, देखता था उन्हें। तो उसने धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना सीखा। उन्हें देखा कि दादाजी ऐसे करते थे, वैसे करते थे। तो धीरे-धीरे अब उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आ गया। अब वो बहुत बढ़िया तरीके से उसने दुकान वो चला ली।
3 में से वो एक ही था जो ढंग से उस बिज़नेस को चला पाया। और जब दादाजी तीर्थ यात्रा से आए तो उन्होंने देखा कि उसने उस बिज़नेस को बढ़ा दिया है। गए थे 1 महीने की यात्रा में और 1 महीने में अच्छा खासा बढ़ा दिया उसने बिज़नेस। तो आत्मनिर्भर बन गया ना वो। पहले प्रॉब्लम आई, फिर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल यही करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। क्योंकि जब लोअर मैनेजर लेवल्स को फ्रीडम दी जाती है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करो, डिसीजन लो अपने, तो आप आइडेंटिफाई करते हो अपने उस पोटेंशियल को जो आप पहले नहीं पहचान पा रहे थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन लोगों में मदद करता है सबॉर्डिनेट्स में कि आप इनिशिएटिव लो, खुद आगे बढ़कर काम करो। दूसरा पॉइंट है मैनेजर टैलेंट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने सौंपी थी ना दुकान, अब उन्हें पता है कि कल को सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन बढ़ा सकता है, तो किसके हाथ में इस बिजनेस की बागडोर को सौंपना है। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन से ही पता चलता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ को एक चांस देता है कि आप अपनी एबिलिटीज़ दिखाओ, और उन्हें ये पता चलता है कि उनका क्या खजाना है, कितना खजाना है उनके पास क्वालिफाइड मैन पावर का, कितने लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं और कितने लोग हैं जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने लायक नहीं है। ये डिसेंट्रलाइजेशन में ही पता चलता है, क्योंकि जब आप उनके हाथों में काम सौंपोगे तभी तो पता चलेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि डिसीजन उसी लेवल पे लिए जाते हैं जिस लेवल पे एक्शन लेना है। जैसे कि भाई अगर आप सेंट्रलाइजेशन में हो तो आप पूछ पूछ के करोगे, पूरे लेवल्स चेन ऑफ कमांड पूरा फॉलो करोगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन आपको कहता है कि अपने काम से रिलेटेड डिसीजन आप खुद लो। अब जैसे कि दादाजी ने दी ना उसको दुकान, तो वो अपने आप डिसीजन ले रहा था, वो बार 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 पूछ नहीं रहा था अपने दादाजी से कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा आपके हाथ में है, अब आप देखो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत क्विकली होती है। रिलीफ है टॉप मैनेजमेंट को। डिसेंट्रलाइजेशन डायरेक्ट सुपरविजन हटा देता है, क्योंकि आप ही को देखना है, आप ही की जवाबदेही है बाद में, क्योंकि हमने सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया था। कल को जो भी होगा आप ही को देखना है, तो सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती इतनी। तो टॉप लेवल के पास टाइम बचता है कि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में अपना टाइम लगा सकते हैं। ग्रोथ है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ की मदद करता है कि आप बेस्ट सुटेड मैनर में काम कर सकते हो, और एक कंपटीशन भी लेकर आता है, क्योंकि वही 4 पोतों में कंपटीशन था ना, अब 2 में तगड़ा कंपटीशन था। तो एक दूसरे से जीतने के चक्कर में सबने अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को हाई किया, और इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, भाई हम दे देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग एक दूसरे के कंपटीशन को फेस करते हैं और उससे अपने प्रोडक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। हर किसी को किसी दूसरे बंदे से आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो प्रॉफिट दोनों का ही फायदा है, एम्प्लॉयज़ का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी। बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन आसान कर देता है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना हर लेवल पे, क्योंकि 4 दुकानें थी, चारों को उन्होंने इवैल्यूएशन बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि एक ही बंदे के हाथ में उन्होंने सब कुछ सौंप दिया था वहाँ पे। तो आप ही अकाउंटेबल हो अपने रिजल्ट्स के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये बहुत अच्छा रहता है अकाउंटेबिलिटी सेटअप करने में। तो कंट्रोल हमारे यहाँ पर बना रहता है। तो बहुत ईजी है कंसेप्ट, अच्छे से आप पढ़ सकते हो इसको। अब दोनों में डिफरेंस देख लो ज़रा, फिर इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। डेलीगेशन कंपलसरी है, देखो बिना डेलीगेशन के काम नहीं चल सकता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, आप डिसेंट्रलाइज कर भी सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को और नहीं भी। फ्रीडम, डेलीगेशन में कंट्रोल ज़्यादा है आपके ऊपर, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल नहीं है, यहाँ आपको फ्रीडम दी जाती है। स्टेटस, डेलीगेशन जस्ट इसलिए किया जाता है ताकि टास्क शेयर किया जा सके, बर्डन शेयर किया जा सके। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट की अपनी पॉलिसी का डिसीजन है। स्कोप, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड है, नैरो है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप एक 1+1 हो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हो। पर्पस, डेलीगेशन में वही मैंने बताया आपको कि टास्क शेयर करना है, बर्डन कम करना है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम रोल बढ़ाना चाहते हैं सबॉर्डिनेट्स का, उनको और ज़्यादा फ्रीडम देना चाहते हैं, उनको और ज़्यादा सेल्फ रियलाइंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर था, अब आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ आप काफ़ी हद तक अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हो, पासिंग लायक तो बढ़ ही चुके हो। और अभी 90+ की तो देखो है जर्नी बाकी, कोई बात नहीं, वो भी पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ चैप्टर ख़त्म हुआ। अच्छे से इसको समझकर नोट्स बना लेना, जो मैंने आपको बताए थे कि हेडिंग्स का एक आप नोटबुक में नोट करते जाइए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हो कमेंट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।